Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are continuing with oceanography which is module 4 of our series. अभी तक हम ओशन फ्लोर और उसकी कन्फिगरेशन और रीजनल बॉटम टोपोग्राफी को समझ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन की बॉटम टोपोग्राफी को PYQ बेस्ड और एग्जाम बेस्ड कंप्लीट करवा चुका हूं, है ना। तो आज हम ओशनोग्राफी का एक ऐसा कंसेप्ट पर आएंगे जहां पर ऑलमोस्ट हर ओशनिक प्रोसेस के पीछे का बेस होता है। आज का टॉपिक है ओशन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स। क्या? टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स। आई बात समझ में? जब हम ओशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये सिर्फ गर्म या ठंडे पानी का टॉपिक नहीं होता। ओशन वाटर का टेम्परेचर डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? करंट की डायरेक्शन, मतलब ओशन करंट की डायरेक्शन। आप बोलोगे सर ये ओशन करंट्स क्या होते हैं? भाई आगे चल के बताएंगे ना सब चीजें। तो ओशन करंट की डायरेक्शन, वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, और आगे जाकर जो नेक्स्ट जो पूरा का पूरा इंटरलिंक रहेगा ये पूरा का पूरा सैलिनिटी और ओशन डेंसिटी के साथ, है ना। और साथ में हम लोगों को क्लाइमेट रिलेटेड कंसेप्ट को भी, जो बिहेवियर है उसको भी ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है, मतलब इंटरलिंक रहता है। यही सब चीजें डिसाइड कर रही हैं आप लोगों का पूरा। इसीलिए क्या है, चाहे ये एग्जाम में 2011 के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा एक आप लोगों का बेस बना रहा है ओशनोग्राफी का, इसीलिए हम लोगों को ये सही समझनी पड़ रही है ना। तो आज मैं पूरा का पूरा ये समझाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि भाई मैं आपको पूरी बुक्स में पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया, रट रहे हो, कोई आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स भी वैसे ही प्रिपेयर रहेंगे, है ना। तो जैसे कि आप सीधा नोट्स पढ़ना, आप लोग सेम की सेम अपना आंसर्स लिख के आना, आप लोगों को मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। तो इस लेक्चर में हम टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, सरफेस से लेकर डेप्थ तक और लैटिट्यूडनल और वर्टिकल पर्सपेक्टिव दोनों से समझेंगे, ताकि आगे के टॉपिक जब आए तो कंसेप्ट नेचुरली कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये लेक्चर फाउंडेशन टाइप है, इसलिए मैं चीजों को स्लो, लॉजिकल और डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई करूंगा जितने डायग्राम्स होंगे ना। तो रिक्वेस्ट ये है कि टॉपिक को आइसोलेटेड कंसेप्ट की तरह मत देखना, पहली बात तो, है ना। ये सोच रहे हो कि अरे सर ओशन टेम्परेचर है, इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि भाई अपन लोग इंटरलिंक करके देखेंगे, है ना। बल्कि ओशनोग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर के बेस के रूप में ये देखना कि भाई ये मेरा बेस है, नेक्स्ट लेक्चर इसी पर डिपेंड रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर या फिर ओशन टेम्परेचर, वाइट मैटर्स वगैरह वगैरह सब कुछ, है ना। तो देखो अपन सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि अपन लोग क्यों कर रहे हैं। भाई सिलेबस में जो रेड ये दिख रहा है ना आप लोगों का, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हाईलाइटेड है अपन लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस। आई बात समझ में, है ना। तो अब देखो इससे रिलेटेड अपने PYQ में देख लो, PYQ के अंदर हमारे लास्ट 40 ईयर्स में, और बोला जाए तो मोर देन 40 ईयर्स में, 79 में आया था ना आखिरी बार, और उससे सबसे लास्ट में अपना 2011 में आया है। कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं? 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इस पर फोकस नहीं करना है। हाँ, इसमें आप लोगों को मटेरियल कम यूज करना है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, तो इसीलिए आप लोगों को बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये मत समझना कि भाई मैं तो ये तो आता ही नहीं है, मैं पूरा छोड़ के चला जाऊंगा। भाई अगर आप ये चीज छोड़ दोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी नहीं आएंगे, चाहे वो ओशनोग्राफी हो, चाहे वो आप लोगों का क्लाइमेटोलॉजी हो, या फिर मैं बात करूं अपना पूरा एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसमें भी काफी फिनोमेना जो होते हैं ना वो ओशनोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, खास करके ये टेम्परेचर और सैलिनिटी के ऊपर। आई बात समझ में। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखो PYQ के अंदर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स, है ना। इन लोगों ने हमेशा क्या किया है, हमेशा इंटीग्रेट किया है टॉपिक्स को, जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी, इन सब चीजों को वो मिला के उन लोगों ने एक प्रॉपर इंटीग्रेशन करके इस टॉपिक को तैयार किया है। चाहे आप लोग TS डायग्राम की बात कर लो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी ऑफ ओशन पार्सल की इससे रिलेटेड बात कर लो, तो सैलिनिटी की बात कर लो, तो ये सब चीज है, मतलब सैलिनिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर और आप लोगों का डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो ये सब जो तीनों के तीनों है ना वो इंटीग्रेट होके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना कि आइसोलेट होके। इसीलिए मैंने बोला कि भाई ये आप लोगों का बेस बना देगा, बाकी का वो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो मेरा पूरा का पूरा इससे रिलेटेड होगा, सैलिनिटी और डेंसिटी से रिलेटेड। लेकिन सब कुछ डिसाइड कर रहा है अपना क्या,
टेम्परेचर। आई बात समझ में? आ गई ना? तो अपन लोग स्टार्ट करें। जो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग डेफिनेशंस देख लो। ये कुछ डेफिनेशंस हैं और इसमें मैंने आप लोगों को ओशन टेम्परेचर, ओशन सैलिनिटी और डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर तीनों की मैंने इसमें आप लोगों को डेफिनेशंस लिखी हैं। तो आप लोग कभी भी अगर आप लोगों को इंट्रो में लिख के आना हो तो आप लोग आराम से लिख के आ सकते हो। आगे बात समझ में? स्टार्ट करें। तो देखो, ओशन टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? ओशन टेम्परेचर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन द ओशन वाटर। भाई कितनी हीट प्रेजेंट है उसके अंदर, कितनी डिग्री हीट प्रेजेंट है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ओशन टेम्परेचर। गवर्न्ड बाय सोलर रेडिएशन। किसके द्वारा होता है ये? सोलर रेडिएशन के द्वारा, एयर सी हीट एक्सचेंज के द्वारा और मिक्सिंग एंड ओशन सर्कुलेशन के द्वारा। आई बात समझ में? है ना? सोलर रेडिएशन, एयर सी हीट एक्सचेंज, मिक्सिंग एंड ओशन सर्कुलेशन। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो गया आप लोगों का ओशन टेम्परेचर का डेफिनेशन हो गई। आई बात समझ में? नॉर्मली कुछ भी नहीं है, क्या है? सीधा सीधा सोलर रेडिएशन के द्वारा और एयर और सी का जो हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सी सरफेस जो हो गया, ऊपर से गर्म हवा अगर चल रही होगी, ठीक है, तो ये क्या मेरा सरफेस गर्म नहीं होगा? होगा ना। अगर ठंडी हवा चल रही होगी तो ठंडा होगा। तो इसीलिए सी, एयर सी हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, इसकी, और ओशन सर्कुलेशन हो रहा है। ओशन सर्कुलेशन मतलब पूरा का पूरा, यहां से मान लो ये अपना ये अटलांटिक ओशन है, ये वाला, यहाँ पर अपना ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ का पानी यहाँ का पानी यहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, तो पूरा सर्कुलेट कर रहा है इस चीज की वजह से। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब इन तीन चीजों की वजह से, मेनली 3 से 4 फैक्टर्स हो गए, सोलर रेडिएशन, एयर सी हीट एक्सचेंज, मिक्सिंग एंड ओशन सर्कुलेशन। इनके कारण क्या हो रहा है आप लोगों का? हीट प्रेजेंट हो रही है किसके अंदर? ओशन वाटर के अंदर, जो कि रिफर कर रही है अपना ओशन टेम्परेचर को। आगे बात समझ में? है ना? दूसरा है ओशन सैलिनिटी। देखो सैलिनिटी का मतलब क्या है? भाई अपने ओशन वाटर के अंदर कितना सॉल्ट प्रेजेंट है ना? कितना सॉल्ट डिजॉल्व है। जितना ज्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होगा, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो उतनी ज्यादा सैलिनिटी उसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक फिजिकल ऐसी चीज होगी जिसको अपन लोग ग्राम में अपन लोग तौल सकते हैं। तो इसका मतलब ये ग्राम के अंदर आ गई बात, है ना? तो सैलिनिटी इज डिफाइंड एज दी टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। क्या है? द सैलिनिटी इज डिफाइंड एज दी टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। तो मतलब 1 किलो जो पानी होगा ना, 1 किलोग्राम पानी जो होगा ना, उसके अंदर कितना ग्राम आप लोगों का क्या है? सॉल्ट प्रेजेंट है ना? ये इसको अपन लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पार्ट्स पर थाउजेंड में, मतलब पीपीटी में। आगे बात समझ में? पार्ट्स पर थाउजेंड में। तो बस इसी को अपन लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय 0, है ना? तो इसको भाई अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज जब मैं आप लोगों को सैलिनिटी बताऊंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। साथ में डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। अब कॉमन सेंस लगाओ कि ओशन वाटर के अंदर, मतलब डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर रिफर्स टू मास ऑफ सी वाटर पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में या जो भी होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी आप लोगों का मास प्रेजेंट होगा वाटर का, प्राइमरली कंट्रोल किया जाता है टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर, है ना? तो उसको बोलो क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, है ना? जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। सैलिनिटी जितनी हाई होगी उतनी डेंसिटी होगी। तो एग्जाम के अंदर अगर आप तीनों चीजों का रिलेशन लिख के आना चाहोगे तो क्या लिखोगे? टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी टुगेदर डिटरमाइन द स्ट्रेटिफिकेशन, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो ये सब चीजों को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। आगे बात समझ में? है ना? अब देखो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि भाई ये पूरा का पूरा ये तीनों टर्म को अपन लोगों को एक साथ देखनी पड़ती है, यही कोर लॉजिक है। भाई पहली बात, टेम्परेचर जो होता है वो डेंसिटी को अफेक्ट करता है। क्यों? देखो टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा तो आप लोगों के मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे, तो उसमें और ज्यादा चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी आप लोगों की? हाई होती जाएगी, है ना? ऐसे ही आप लोगों की सैलिनिटी अफेक्ट द डेंसिटी। तो अगर जितना ज्यादा सैलाइन होगा, अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा उसमें सॉल्ट आप लोग डिसॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्ट डिसॉल्व होगा तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो सैलिनिटी अफेक्ट करती है डेंसिटी को। ऐसे ही डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट दी प्रेशर ग्रेडियंट। अब एक बात बताओ, डेंसिटी डिफरेंसेस होगा तभी तो आप लोगों का प्रेशर ग्रेडियंट होता है उस चीज में। चाहे आप ओशन वाटर की बात कर लो, चाहे आप देखो डेंसिटी हाई होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा,
और अगर डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर थोड़ा सा लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब दोनों जगह क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट अपन लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है, ओशन सर्कुलेशन को क्या करता है, ड्राइव करता है। आप लोगों को जब मैंने क्लाइमेटोलॉजी बताई थी तब मैंने क्या बताया था कि भाई आप लोगों का प्रेशर ग्रेडियंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और उससे क्या होता है आप लोगों का एयर सर्कुलेशन होता है। ऐसे ही वाटर के अंदर भी आप लोगों का, अगर आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करेगा किस चीज को, आप लोगों के प्रेशर ग्रेडियंट को। और प्रेशर ग्रेडियंट इफेक्ट जो करता है, अफेक्ट करता है ना, वो किसके द्वारा भी कर सकता है, सैलिनिटी के द्वारा भी कर सकता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट अगर कहीं भी देखने को मिलेगा तो हम लोगों को, अपन लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ओशन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो एक लाइन में अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। डेंसिटी को अपन लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी डिफरेंसेस फ्रॉम द फिजिकल बेसिन ऑफ बोथ सरफेस एंड डीप ओशन सर्कुलेशन। तो क्या हो गया आप लोगों का, फिजिकल बेसिस ऑफ बोथ सरफेसेस एंड डीप ओशन सर्कुलेशन। यहां पर क्या होगा आप लोगों का, ये डिपेंड करता है। आगे बात समझ में? तो अपन लोग आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। क्या, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। बाकी का जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सैलिनिटी वगैरह सब कुछ। तो आज अपन लोग पूरा का पूरा टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें। तो भाई देखो, डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने मल्टीपल डेफिनेशंस दे दिए हैं। रीजन क्या है भाई, एग्जाम के अंदर स्टूडेंट ना वर्डिंग्स भूल जाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट फॉरगेट वर्डिंग, तो अल्टरनेटिव जो होते हैं ना वो आप लोगों के मार्क्स बचा लेते हैं कि भाई अगर भूल गए ना तो कम से कम ये नहीं तो ये वाली याद हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशन दी है। पहली है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हर कोई लिख के आता है, ओशन टेम्परेचर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन द ओशन वाटर कंट्रोल्ड बाय सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, मिक्सिंग एंड ओशन सर्कुलेशन। जो मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन दिखाई थी ना, वही सेम डेफिनेशन है। लेकिन एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है जिसको आप लिख के आ सकते हो, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे इसमें आप लोगों को। भाई ओशन टेम्परेचर इज अ डायनामिक फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है भाई, ये एक डायनामिक फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट गवर्न्स द वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि आप लोगों का वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन को गवर्न करता है, डेंसिटी स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, डेंसिटी स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर को क्या करता है, गवर्न करता है। आ गई बात समझ में, है ना। तो आप लोग ये लिख सकते हो कि देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन है और ये जनरल स्टडीज वाले के लिए। ये चीज दिमाग में रखना। तो अगर आप लोगों को नंबर अच्छे लगते हैं, आप लोगों की मेमोरी अच्छी है, तो प्लीज ये वाली डेफिनेशन को आप लोग याद करके रखना, ये अच्छी डेफिनेशन है। आ गई बात समझ में? स्टार्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अपन लोग ने, मैंने अभी बात करी कि एक कोर वेरिएबल है टेम्परेचर, है ना। एक कोर वेरिएबल है हम लोगों की ओशनोग्राफी के अंदर। तो अपन लोगों में ये क्यों है, रीजन क्या है कि ये कोर वेरिएबल है? भाई पहली बात, ये टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि पहली बात ये क्या करता है, डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करता है कि नहीं है। डेंसिटी को बढ़ाना, कम करना, तो ये इसका मेन काम है। भाई आप लोगों का टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो आप लोगों की ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी कम ज्यादा होगी, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है सैलिनिटी। सैलिनिटी जो होगी, अगर आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये, और साथ में आप लोगों का ये डिटरमाइन करता है वर्टिकल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर कॉलम। भाई एक बात बताओ, नॉर्मली ये मेरा वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो टेम्परेचर अगर मेरा यहाँ पर अगर हाई हुआ, यहाँ पर कम हुआ, तो क्या यहाँ पर वर्टिकल फ्लो नहीं होगा इस तरीके से? तो इसीलिए ये वाटर कॉलम का जो वर्टिकल स्टेबिलिटी को भी डिटरमाइन करता है। अगर ये ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ऐसे ही ये रेगुलेट करता है एयर सी हीट एक्सचेंज को। क्या करता है, एयर सी हीट एक्सचेंज को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। आई बात समझ में? ये एयर हो गया, अगर यहाँ का भी टेम्परेचर उतना ही हुआ, ये भी उतना ही हो, तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ना। तो बस वही वाली बात चल रही है, एयर सी हीट एक्सचेंज। ऐसे ही ये ड्राइव करता है सरफेस एंड डीप सर्कुलेशन। ये ड्राइव करता है सरफेस एंड डीप सर्कुलेशन को। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ अब ये क्या चीज क्या करेगी, ये तो क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है इन चीजों को, साथ में ये इन्फ्लुएंस कर रहा है आप लोगों का मॉनसून सिस्टम। अपन लोगों ने देखा था जब इंडिया के मॉनसून सिस्टम की बात कर रहे थे, साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे आ रहा था आप लोगों का, नॉर्मली सी टेम्परेचर के कारण आ रहा था कि भाई यहाँ का हॉट है,
यहाँ का कोल्ड है, यहाँ का हॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर से इधर जाएगी, है ना। अगर यहाँ पर हॉट हुआ, यहाँ पर कोल्ड हुआ, तो भी ये तो पूरा का पूरा टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है ये इन्फ्लुएंस करेगा मॉनसून सिस्टम को। ऐसे ही एनसो और इंडियन ओशन डायपोल भी ये इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों भाई, टेम्परेचर ही तो है ना, टेम्परेचर को ही तो अपन लोग बोल रहे थे। इंडियन ओशन डायपोल बोल किसको रहे थे कि इधर का टेम्परेचर हाई होना, इधर का टेम्परेचर कम होना, या फिर इधर का टेम्परेचर कम होना, इधर का टेम्परेचर हाई होना। तो यही चीज को तो अपन लोग बोल रहे थे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपन लोगों का क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अपन लोग जितनी भी अपन लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी थी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस हो रही थी अपने ओशन टेम्परेचर के ऊपर, है ना। भाई आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में ये चीज हो रही है, एनसो वाला फिनोमेना, एल नीनो नानीना, साउथ ऑस्ट्रेलिएशन वाली बात चल रही है ना, तो बस वही वाली बात हो गई। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओशन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ऐसे ही मरीन इकोसिस्टम पर भी ये चीज क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। भाई टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा मरीन इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा अफेक्ट होगा, कम होगा, या स्ट्रेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीज साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन पे भी आप लोगों का टेम्परेचर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बताया था साइक्लोन कैसे आता है। भाई जब तक आप लोगों का टेम्परेचर 27 मतलब 26.5 लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं होगा, तब तक आप लोगों के साइक्लोन्स नहीं आएंगे। खास करके आप लोगों के कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की बात अलग है ना। नाउ एग्जाम के अंदर अब क्योंकि इतना अगर टाइम ना मिले कि भाई बहुत बड़ा है, तो कम से कम ये लिखा ना, अमंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर, है ना, ओशन वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में टेम्परेचर प्लेज द मोस्ट डिसाइसिव रोल इन इनिशिएटिंग सर्कुलेशन प्रोसेस। तो ओशन का जो सर्कुलेशन होगा ना, उसको इनिशिएट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, आप लोगों का टेम्परेचर का होगा। आगे बात समझ में, इसीलिए ये एक कोर वेरिएबल है ना। आगे बढ़े, सोर्सेस ऑफ ओशन हीट या टेम्परेचर। भाई क्या है सोर्स, अपन लोग को इसमें टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, कम होगा। देखो नॉर्मली 3 से 4 सोर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं मेजर सोर्सेस की बात करूं, तो ये 2 हैं। क्या है, ओशन टेम्परेचर के 2 मेजर सोर्सेस हैं। पहला है सरफेस वाटर गेट्स हीट फ्रॉम सन एंड टेम्परेचर गेट डिफ्यूज्ड और रीच डेप्थ ड्यू टू द कन्वेक्शन। भाई सरफेस वाटर का जो होता है ना, जैसे जो मेरा वो ओशन वाटर हो गया, तो यहां पर कहां से ये गर्म होगा, मेरा सीधे सीधी बात है सन से, सन की हीट से ये गर्म होगा। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है, या फिर मतलब इधर उधर जाता है, या फिर ये डेप्थ में जाता है कन्वेक्शन के द्वारा। आई बात समझ में, कन्वेक्शन करंट आप लोगों को मैंने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया था, बस वही चीज है। जिन लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी का मेरा मॉड्यूल नहीं देखा, प्लीज वो ये मॉड्यूल देख लें। और मैंने जब ओशनोग्राफी स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को बोला था ये पूरा का पूरा इंटरलिंक करेगा आप लोगों का क्लाइमेटोलॉजी के साथ, जियोमॉर्फोलॉजी के साथ, और आप लोगों का इन्वायरमेंटलिज्म के साथ। आगे बात समझ में, है ना। तो इसीलिए क्लाइमेटोलॉजी भी आप लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए। आगे बात समझ में, नॉर्मली कन्वेक्शन हो गया, ठीक है। तो सरफेस वाटर जो होता है वो सन से हीट लेता है, और टेम्परेचर जो होता है वो डिफ्यूज कर जाता है, या फिर वो डेप्थ में जाता है। क्यों, क्योंकि कन्वेक्शन हो रहा है ना। वाटर कन्वेक्शन, एयर कन्वेक्शन नहीं बोलेंगे इसमें, अब अपन बोलेंगे एयर वाटर कन्वेक्शन। आई बात समझ में। ऐसे ही बॉटम वाटर जो होता है, अभी तक क्या हुआ, सरफेस वाटर की बात हुई है, अब बॉटम वाटर जो है उसको हीट मिलेगी फ्रॉम दी वॉल्केनोज। नीचे जो है सरफेस पर वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। वॉल्केनोज एक्टिविटीज इन ओशनिक रिज एरिया। ओशनिक रिज एरिया पर क्या दिखेगा आप लोगों को, क्या मिलेगी, हीट मिलेगी वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण। आई बात समझ में। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ उसको हीट मिल रही है, ठीक है। लेकिन क्या अपन लोग एग्जाम में ऐसे लिखोगे, भाई लिख देना, ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा अपन को, अच्छे तरीके से इसमें डायमेंशन वाइज लिखना पड़ेगा। जैसे सोलर रेडिएशन प्राइमरी सोर्स होता है आप लोगों का, आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, ऐसे डायग्राम बनाओगे। ये मेरा क्या हो गया, लगभग 100 से 200 मीटर, क्या 100 से 200 मीटर। तो इस इतनी डेप्थ तक क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, सरफेस वाटर, है ना। तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज डोमिनेंट हीट सोर्स। तो जो सोलर रेडिएशन जो है ना, ऊपर से आ रही है, शॉर्ट वेव ऊपर से तो आती है, नीचे जो अपना सरफेस से जाती है वो लॉन्ग वेव होती है। तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज द डोमिनेंट हीट सरफेस, है ना। तो पेनिट्रेशन लिमिटेड टू अपर लेयर।
तो कितने अंदर तक जा पाएगी, पेनिट्रेशन कहां तक हो पाएगा भाई, अपर लेयर तक ही हो पाएगा। और एब्जॉर्प्शन जो होगा ना हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल ओशन। भाई जो आप लोगों का ये वाला इलाका हो गया मान लो, ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और पोलर, ये हो गया ट्रॉपिकल, एक मिनट, ये हो गया ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, ये पोलर एरिया, ऐसे यहाँ पर सब ट्रॉपिकल और पोलर एरिया है ना। तो ये वाली चीज हो गई, ये अपना ये हो गई ट्रॉपिक्स। आगे बात समझ में। तो मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलेगा, अपन लोगों को पता है कि मेरा जो सन जो है वो ओवरहेड करेगा, वो केवल यही करेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये डायग्राम आप लोगों को बना के आना है, ये डायग्राम आप लोगों को बना के आना है, समझ में आ गई ना। तो ओनली अपर 100 से 200 मीटर सिग्निफिकेंटली हीटेड बाय दी सन। तो इसीलिए मैंने ये क्या कर दिया, ये ओशन फ्लोर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक हीट ट्रांसफर क्या होता है भाई, दूसरा रीजन है एटमॉस्फेरिक हीट ट्रांसफर के द्वारा। क्यों भाई, ये तो डायरेक्ट हीट आ रही है ना, क्यों, सोलर रेडिएशन से। दूसरा है सेंसिबल हीट ट्रांसफर होता है, लेटेंट हीट जो होती है इवेपोरेशन कंडेंसेशन के द्वारा इसमें ट्रांसफर होती है ना। तो भाई इवेपोरेशन हो जाए, जब हो जाए, ये भी जा भी तो रहा है। ऐसे ही क्लाउड कवर रेगुलेट्स द नेट हीट गेन, तो क्लाउड कवर भी होगा, उसको भी ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा भाई, है कि नहीं। ये इसको आने से रोक रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है, तो वाली चीज हो गई। तो मतलब एटमॉस्फेरिक हीट ट्रांसफर भी इसके अंदर हो रहा है एटमॉस्फेयर में। आगे बात समझ में, दो चीज हो गई। तीसरी चीज ओशन एडवेक्शन, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये तो लिखते थे सोलर रेडिएशन, लेकिन अपने एटमॉस्फेयर के अंदर भी तो हीट है ना, तो वो भी तो अपनी क्या है, अपने ओशन के ऊपर जाएगी। तो ये दो चीजें तो लगभग एक के अंदर ही मानी जाएंगी, लेकिन ये चीज क्या हो गई, वो हो गई। आगे बात समझ में, ये प्राइमरी सोर्स हो गया, ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ओशनिक एडवेंशन। अब मेरे पास ना क्या है, मुझे डायग्राम्स इंटरनेट में मिल नहीं रहे थे, तो ये मैंने क्या किया है, एयर सर्कुलेशन से मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बस यही समझ लो कि ये ओशन वाटर वाली बात हो गई। आगे बात समझ में। तो देखो एडवेक्शन रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, मतलब चाहे अपना टेम्परेचर हो, सैलिनिटी हो, न्यूट्रिएंट्स हो, ये चीजों का ट्रांसपोर्टेशन बाय दी बल्क मोशन ऑफ ओशन वाटर। किसके द्वारा, बल्क मोशन ऑफ ओशन वाटर। अनलाइक डिफ्यूजन विच इज रैंडम मॉलिक्यूलर मिक्सिंग, ये क्या है, अनलाइक डिफ्यूजन विच इज रैंडम मॉलिक्यूलर मिक्सिंग, एडवेक्शन इज डायरेक्शनल एंड ड्रिवन बाय करंट्स। क्या है, मॉलिक्यूलर मिक्सिंग, एडवेक्शन इज डायरेक्शनल एंड ड्रिवन बाय करंट्स। आई बात समझ में। क्या है भाई, डिफ्यूजन वाली बात छोड़ दो, डिफ्यूजन में तो डिफ्यूज हो रहा है, आपस में मिल रहा है, जो कि जिसमें क्या होता है, रैंडम मॉलिक्यूलर मिक्सिंग होती है डिफ्यूजन के अंदर, लेकिन एडवेक्शन के अंदर डायरेक्शनल एंड ड्रिवन, एडवेक्शन जो होता है ना वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और हमेशा करंट से ड्राइव होता है। आई बात समझ में, एडवेक्शन। तो बस यही तो चीजें हैं, सीधी बात है, आगे समझाता हूं आप लोगों को। तो एडवेक्शन में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसपोर्टेड लेटरली बाय दी करंट। क्या होता है, आप लोगों की सरफेस के ऊपर अगर आप लोगों की हीट ट्रांसफर करे, मैं वर्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, मैं वर्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरफेस पे हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो करंट्स के द्वारा, ओशन करंट्स के द्वारा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हीट एडवेक्शन। ऐसे ही वार्म करंट मूव हीट पोलवर्ड। तो ये क्या होगा, अब एक बात बताओ, मेरा यहाँ पर क्या है, ये जो है मेरा, अब जैसे मैंने यहाँ पर भी डायग्राम बनाया था, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लेता हूँ, यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा मैं आप लोगों को, ये हो गया मेरा ट्रॉपिकल वाला, ये मेरा पोल। एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, गर्म पानी होगा, यहाँ पर मेरा ठंडा पानी है, तो जो मेरा गर्म पानी होगा वो मेरा पोल की तरफ ही तो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, वार्म करंट्स मूव हीट पोलवर्ड। वार्म करंट जो होते हैं ना वो हीट को पोलवर्ड मूव करती है। ऐसे ही कोल्ड करंट जो होंगे ना वो आप लोगों के कूल वाटर को इक्वेटर वर्ड मूव करते हैं। तो जो कोल्ड करंट होगा, कोल्ड वाटर जो होगा वो इधर की तरफ आएगा, है ना। तो इसका मतलब आप लोगों का हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसा मेरा किसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा था, एयर के अंदर, ऐसे ही मेरा वाटर के अंदर मेरा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। आई बात समझ में, आ गई ना, सीधा सीधी बात नॉर्मली, ठीक है। अब अगर मैं एडवेक्शन और डिफ्यूजन, एक दो छोटी सी टर्म है, एडवेक्शन वर्सेस डिफ्यूजन, तो क्या दोनों में अंतर है मोटा मोटा भाई। पहला है प्रोसेस जो होगी आप लोगों की, क्या होगी, प्रोसेस जो होगी आप लोगों की एडवेक्शन की, उसको ड्राइव कौन करेगा, ओशन करंट्स। क्या करेंगे,
ओशन करंट्स ड्राइव करेंगे कितना भाई, लार्ज स्केल के ऊपर, है ना। तो बल्क मोशन होता है एडवेक्शन के अंदर, तो लार्ज जो हो गया आप लोगों का स्केल में, और ये इफेक्ट करता है सब्सटेंस डायरेक्शनली, है ना। तो ये क्या करेगा, ये सब्सटेंसेस को मूव करेगा डायरेक्शनली, एक डायरेक्शन में। आई बात समझ में। ऐसे ही डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूंगा तो रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन होता है इसके अंदर, और स्मॉल स्केल लोकल मिक्सिंग देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में। ऐसे ही स्मूथ ग्रेडियंट्स स्प्रेड सब्सटेंसेस, है ना। तो स्मूथ ग्रेडियंट्स होते हैं और स्प्रेड करते हैं ये सब्सटेंस को। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये छोटा छोटा सा, अगर ये चीज और अच्छे से समझ में नहीं है ना, तो आगे जब अपन लोग इनके बारे में बात करेंगे तब मैं अच्छा तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, जब मैं वाटर सर्कुलेशन के बारे में बात करूंगा पूरा, है ना। तो एक पूरा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चाहे वो मेरा सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको मैं बना दूंगा। अगली बात समझ में। एग्जाम्पल, गल्फ स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट्स ट्रॉपिकल हीट टू द नॉर्थ अटलांटिक। आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम जो होती है ना, बुरा का बुरा जो ट्रॉपिकल वाला है, तो ट्रॉपिकल हीट को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। आगे बात समझ में, है ना। ये मोटा मोटा समझ लो, ये क्या है आप लोगों के रीजंस हो गए, सोर्सेस हो गए ओशन हीट टेम्परेचर के, है ना। नाउ वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं भी ठीक करता हूं इसको, एक मिनट। देखो ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात हो गई है कि मैं आप लोगों को मेजरमेंट का बता रहा हूँ। नॉर्मली आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, चाहे आप लोगों को इसको नोट्स में लिखना लिखना, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो भाई मेजरमेंट ऑफ द ओशनिक टेम्परेचर, भाई मैं जैसे ओशनिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये फैक्टर्स बता दिए और आगे बताने वाला हूँ। तो भाई इसको मेजर कैसे करते हैं भाई, बैथी-थर्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ओशन डेप्थ, है ना। क्या कौन सा थर्मोग्राफ होता है, बैथी थर्मोग्राफ को यूज किया जाता है, जिससे हम लोग टेम्परेचर ऑफ ओशन डेप्थ को अपन लोग मेजर करते हैं। आ गई बात समझ में। द टेम्परेचर ऑफ ओशन सरफेस इज मेजर्ड बाय सैटेलाइट, है ना, बाय ए माइक्रोवेव रेडियोमीटर। एक सैटेलाइट के द्वारा भी होता है जिसमें अपन लोग रेडियोमीटर लगा होता है, माइक्रोवेव रेडियोमीटर लगा होता है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ ओशन वाटर इज स्लोअर एज कंपेयर टू लैंड, एज सनरेज पेनिट्रेट्स मोर इन द वाटर, है ना। सनरेज जो होंगी वो पेनिट्रेट करेंगी वाटर के अंदर, देन लैंड, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज द एनर्जी मोर क्विकली देन लैंड, है ना। तो वही वाली बात हो गई, सनरेज जो पेनिट्रेट करती हैं वाटर के अंदर, भाई लैंड के अंदर तो बहुत देर में कर पाते हैं ना, और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं एनर्जी को मोर क्विकली देन लैंड। इसीलिए तो आप लोगों का स्पेसिफिक हीट जो होगी वो दोनों का डिफरेंट होती है। याद है ना आप लोगों को मैंने बताया था। तो ये चीज समझो मोटा मोटा, आ गई बात समझ में। ये छोटा सा चीज है मैं आप लोगों को बताने वाला था। नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग ओशन टेम्परेचर, भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। आ गई बात समझ में। पहला है लैटिट्यूड या फिर जियोमेट्रिकल कंट्रोल। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है। जियोमेट्रिकल कंट्रोल, तो लैटिट्यूड होता है वो आप लोगों का एक बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है। कैसे, देखो ये डायग्राम आप लोग डायरेक्ट बना के आना। ये क्या हो गई, ये मेरी एक मिनट, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी ट्रॉपिक्स हो गई, है ना, ठीक है। इक्वेटर हो गया ये वाली, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर आप लोगों का ये पूरा आप लोगों का ये 65 डिग्री वाली बात हो गई, ये अपनी हो गई। तो ये वाला इलाका जो हो जाएगा वो ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिकल रीजन है। ये आप लोगों का टेम्परेट रीजन है, ये आप लोगों का पोलर रीजन है। ये साउथ वाला इलाका है, ये अपना नॉर्थ वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही अब क्या होगा, कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पर ओवर ऐड हो रहा है मेरा, है ना, ओवर ऐड हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा। तो आपको पता है कि यहाँ पर मेरा पानी ठंडा होगा, यहाँ पर मेरा पानी गर्म होगा। क्यों, क्योंकि भाई सन के कारण डायरेक्ट हीट हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, लैटिट्यूड, अगर लैटिट्यूड ऐसा नहीं होता तो वो डायरेक्ट पूरे पे आया था। लेकिन क्योंकि लैटिट्यूड ऐसा है कि भाई मैं अगर लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाऊं, दोनों ही अगर मैं इसके अंदर, तो क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा एंगल ऑफ सोलर इंसिडेंस, है ना। तो लैटिट्यूड क्या करता है, कंट्रोल करता है एंगल ऑफ सोलर इंसिडेंस। भाई अगर मेरा ये 0 पर होगा तो मेरा डायरेक्ट ओवर रेड हो जाएगा, अगर थोड़ा सा दूर जाएगा तो इस तरीके से बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो एंगल जो होता है ना वो बढ़ता चला जाता है, तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब हीट जो होगी ना वो
वो किस पे डिपेंड करती है, लैटिट्यूड की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो मैंने क्लाइमेटोलॉजी में बता चुका हूं, है ना। तो वही चीज रिपीट की है। लॉन्गर डे लेंथ नियर इक्वेटर, तो इक्वेटर के पास क्या होता है, लॉन्गर डे लेंथ देखने को मिल जाती है। लैटिट्यूड से की वजह से तो हो रहा है ये चीज, अगर लैटिट्यूड ये नहीं होता, दूर जाओगे तो ऑब्वियस ये बात है आपकी डे लेंथ कम होती जाएगी। हाई एल्टीट्यूड रिसीव ऑब्लिक रे, तो जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं ना वो ऑब्लिक रे रिसीव करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो आप लोग क्या करोगे, नॉर्मली ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, तो क्या दिखा सकते हो, ऐसे आप ऐसे रे दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो दिख रहा है ना आप लोगों का, ये कितना डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वैसे दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो हाई लैटिट्यूड रिसीव ऑब्लिक रे, तो ऑब्लिक रे दिख रही है ना, तो इसी कारण वाली बात हो गई। तो ये भी आप लोगों को डायग्राम बना के ना, ये सन हो गया, है ना, ये आप लोगों का ऐसे मैं टॉप व्यू में दिखाया ना। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन क्या होता है भाई, लैटिट्यूड में अगर बात करें, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन गेट्स डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। ऑब्वियसली बात है, सूरज की किरणें जो होंगी वो आप लोग ही इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पड़ेंगी, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे वो कम होती जाएंगी। तो वही वाली बात बताइए, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन गेट डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड दस द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, सरफेस वाटर का टेम्परेचर जो हो जाएगा ना, गेट डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इससे अपन लोगों को क्या पता चलेगा कि भाई जो इक्वेटोरियल जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, ये सी सरफेस टेम्परेचर होगा। एसएसटी का मतलब होता है सी सरफेस टेम्परेचर। तो मतलब इतने इलाके में आप लोगों को टेम्परेचर 26 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है, और पोल पर सी सरफेस टेम्परेचर आप लोगों का 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है ना। और यहाँ पर तो आप लोगों को कई बार मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर आप लोगों को 1.6 के आसपास ही देखने को मिलता है। आई बात समझ में। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई लैटिट्यूड वाली बात हो गई है, जियोमेट्रिकल कंट्रोल अपन लोगों को देखने को मिलता है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आप लोगों का सीजनलिटी। क्या है सीजनलिटी, ये क्या है, एक टेम्पोरल कंट्रोल है भाई, जितना सीजन होगा उस हिसाब से आप लोगों का कंट्रोल होता जाएगा। जैसे सीजनल कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग कहां पर होता है, मिड लैटिट्यूड के अंदर होता है। क्यों भाई, यहां पर सीजन सबसे ज्यादा होते हैं ना, तो मिड लैटिट्यूड में आप लोगों का सीजनल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। सेमी इनक्लोज्ड सी में भी आप लोगों का क्या है, सीजनल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। और इक्वेटर के पास जो होगा ना बहुत वीक होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कंसिस्टेंट इंसोलेशन देखने को मिल रहा है। सीधे सीधी बात है, यहां पर आप लोगों का इंसोलेशन अच्छा खासा है, तो यहां पर क्या होगा, आप लोगों का ज्यादातर जो होगा सीजन चेंज नहीं होगा। लेकिन मिड लैटिट्यूड जो है आप लोगों का, मतलब आप लोगों को मिड लैटिट्यूड हुआ, ऊपर का इलाका हुआ, और सेमी एनक्लोज्ड सीज है ना, वहां पर आप लोगों का एक टाइम ऐसा होगा जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा जहां पर आप लोगों का बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये सीजनलिटी पर भी डिपेंड करता है, ये टेम्परेरी बेस पर होता है ना। तीसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। भाई ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर गेट्स हीट इनडायरेक्टली फ्रॉम द लैंड। क्या होता है भाई, लैंड से तो हीट आती है ना इनडायरेक्टली। एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव मोर लैंड एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाटर इज वार्मर देन दी सदर्न हेमिस्फीयर वाटर, है ना। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो वाटर होगा वो वार्म होगा सदर्न हेमिस्फीयर के वाटर से। आएगी बात समझ में। तो क्योंकि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो लैंड एरिया जो है ना वो ज्यादा है, और लैंड से इनडायरेक्टली हीट लेता है। आगे बात समझ में, है ना। नेक्स्ट ओशन करंट्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये पूरा का पूरा एक डायनामिक कंट्रोल दिखाता है ओशन करंट्स, है ना। ओशन करंट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं। भाई ओशन करंट्स क्या है, ओशन करंट्स आर कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। क्या है, ये कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट है सी वाटर का। भाई एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अपन लोगों मैक्सिमम, और हमेशा जाते हैं लगातार, मतलब ये परमानेंट टाइप की चीज होती है सी वाटर की, जो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट। ये रेगुलेट क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड सपोर्टिंग मरीन इकोसिस्टम। और क्या करता है, ये मरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इन चीजों में क्या है, ये पूरा का पूरा ओशन करंट को रख रहा है आप लोगों का। आई बात समझ में, यही चीज है आप लोगों का ओशन करंट। तो वार्म ओशन करंट, अब देखो दो तरीके के ओशन करंट होते हैं, ये दिमाग में रखना। एक होता है वार्म ओशन करंट, एक होता है कोल्ड ओशन करंट। और ये तो टेम्परेचर पे ही रहता है भाई, गर्म होता है तो गर्म ओशन करंट हो गया, कोल्ड हो गया तो
कोल्ड हो गया। तो ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये मोटा मोटा, ये बाद में और डीप में दिखाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा क्या होता है बताऊंगा आप लोगों को। तो वार्म ओशन करंट्स इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एरिया। अगर वार्म ओशन करंट जाएगा कोल्ड एरिया में तो ऑब्वियस सी बात है उस कोल्ड एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट, कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट करंट। कहां है भाई नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट करंट? तो देखो ये दिख रहा है आप लोगों का, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट करंट दिखाई दे रहा है, ये है ना। तो ये आप लोगों का क्या है? आप लोगों का है हॉट, है ना। तो अगर ये करंट मेरा कैनरी की तरफ जाएगा, है ना, तो ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट करंट है। अगर ये मेरा कैनरी की तरफ जाएगा या फिर इधर की तरफ जाएगा नॉर्वेरियन की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? इस इलाके को क्या करेगा? गर्म करेगा। तो बस वही वाली बात है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट करंट या फिर गल्फ स्ट्रीम करंट, क्या है? गल्फ स्ट्रीम करंट। कहां है मेरा गल्फ स्ट्रीम करंट? इधर होगा, देखो गल्फ स्ट्रीम करंट ये रहा, है ना। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट और गल्फ स्ट्रीम करंट, तो ये इधर तो ठंडा है इधर गर्म है ना, तो इस इलाके को, ये वाला इलाका, है ना, तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो कि टेम्परेचर इन द वेस्टर्न यूरोप, ये क्या करता है? ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है वेस्टर्न यूरोप का और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का। किसका? वेस्टर्न यूरोप का और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का। तो देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसका ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ का टेम्परेचर इसने हाई कर दिया, और वेस्टर्न यूरोप मतलब ये वाला, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इसका टेम्परेचर भी ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ये एग्जांपल के तौर पे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो ये तो काम है। ऐसे ही कोल्ड ओशन करंट ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर इन द वार्म एरिया। जो वार्म एरिया होगा, जो गर्म इलाका होगा, भाई आप लोगों को पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है वो कितने ठंडे होते हैं, लेकिन क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम हुआ और ओशन ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट करंट हुआ, ये गर्म होता है, तो ये क्या करेगा आप लोगों का? अपना ईस्टर्न अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को ये क्या कर देगा? आप लोगों का गर्म कर देगा। ऐसे ही ओशन, जो कोल्ड ओशन करंट होंगे ना, वो आप लोगों के ठंडे इलाके को गर्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट ये क्या करेगा? टेम्परेचर को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। अर्थ कहां पर? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सा है? देखो ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। एक मिनट, ये वो कहां गया? पेन ही नहीं दिखाई दे रही मेरे को, ठीक है, ये रहा, ये है मेरा नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो कौन सा वाला करंट मैंने बोला था आप लोगों को? लेब्राडोर वाला, यही है ना। कहाँ है मेरा? लेब्राडोर। लेब्राडोर करंट जो क्या करता है आप लोगों का? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? ये वाला, है ना। तो लेब्राडोर करंट यहाँ पर होगा, तो इसको क्या करेगा? ये आप लोगों का गर्म करेगा इस इलाके को। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को लेब्राडोर करंट, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है, नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बाद में, जब मैं ओशन करंट्स के बारे में अच्छी तरह से डीप में वीडियो बनाऊंगा ना, तब आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। नाउ वार्म करंट्स, वार्म करंट्स जो है वो रेज करता है सी सरफेस टेम्परेचर को, यही वाली चीज है ना। नॉर्मली अगर वहां पर आप लोगों को टाइम ना मिले ना कि इतना ज्यादा लिख के आ पाओ, ये क्या है? ये एक जार्गन्स की तरह है कि भाई आप लोगों को 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आप लोगों के पास नहीं है लिखने के लिए, तो एक जार्गन्स की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा डाटा यूज करना है ना, और वहां पर आप लोगों को बहुत, आप लोगों के पास है, तो आप लोग ये वाले यूज कर सकते हो कि वार्म करंट क्या करते हैं? सी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मॉडरेट कोस्टल क्लाइमेट कर देते हैं, है ना। कोल्ड करंट्स क्या करते हैं? यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर को घटाते हैं और ये एरिडिटी को एनहांस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुरोशियो जापान, हम्बोल्ट पेरू चिली कोस्ट, है ना। तो कुरोशियो जो है करंट जो है वो जापान वाला, ये रहा देखो, हाँ यहाँ पर कुरोशियो करंट होता है, ये वाला, है ना। तो ये क्या होता है? ये जापान का इलाका हो गया। ऐसे ही आप लोगों का हम्बोल्ट जो है वो पेरिचुरी कोस्ट पर है, ये रहा हम्बोल्ट, अरे जरा यहाँ पर होगा हम्बोल्ट, ये है यहाँ पर हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट, ठीक है, ये रहा पेरिचुरी कोस्ट पर। आई बात समझ में, है ना। नॉर्मली आ गई बात समझ में। अब देखो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, आप लोग मोटा मोटा ये समझ लो कि क्या है, फिर क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को ये वाला ना एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को ये सारे सर्कुलेशन नॉर्मली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं अभी क्या है ना, जो जरूरी है वो मैं करवाना चाह रहा हूँ, बस मोटा मोटा ये समझ लो, कॉमन सेंस लगाना कि यहाँ पर मेरा टेम्परेचर क्या है?
यहाँ पर हाई रहेगा, है ना। जब यहाँ पर हाइट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा इक्वेटर है तो यहाँ पर ये सब चीजें गर्म होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा वाटर सर्कुलेट कैसे करेगा, ऐसे करेगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मेरा क्या मिलेंगे, गर्म करंट मिलेंगे, है ना। तो मेरा हॉट वाटर करंट, हॉट करंट्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर क्या है, पोल्स है, पोल में क्या है, बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे मेरे को, यहाँ पर मिलेंगे मेरे को कोल्ड करंट्स। तो ऊपर से मेरे कोल्ड करंट आएंगे और यहाँ से मेरे हॉट करंट्स आएंगे। तो जो भी चीजें होंगी, अब जैसे ये मेरी यहाँ से गई, ये ऐसे जाएगी, अगर मान लो ये घूम रहा है, ये पूरा घूम रहा है, तो ये सब गर्म ही तो है ना, क्रूसियो वगैरह सब गर्म ही तो है। लेकिन चूंकि मेरा अमेरिका यहाँ पर ठंडा होता है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा कोल्ड करंट आएगा ये नीचे की तरफ। अगर यहाँ पर मेरा कोल्ड करंट नहीं होता तो ये सर्कुलेट ही क्यों करता, है ना। तो ऐसे ही मेरा यहाँ पर कोल्ड है, यहाँ पर गर्म है, तो इसीलिए ये ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा नॉर्मली, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पूरा। ऐसे ही यहाँ पर मेरा ये क्या है, मेरा हॉट है, तो ये मेरा हॉट हो गया है। यहाँ पर मेरी ठंडक बहुत रहती है, तो यहाँ से मेरा ठंडा चीज आएगी, तो ये मेरा कैनरी जो है वो ठंडा है, ये मेरा गर्म है, तो इसीलिए ठंडे गर्म ऐसे होते जाते हैं, है ना। मैं इसको और ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा अभी आप लोगों को, क्योंकि भाई जरूरत नहीं है। बाद में जब मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, नॉर्मली मिसलेनियस वीडियो, तो आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा, मोटा मोटा आ गई बात समझ में, है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी वही की डायग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। लेकिन एग्जाम के अंदर, हाँ एक और चीज है, एग्जाम के अंदर आप लोगों को ओशन करंट का डायग्राम बनाकर आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए ना, ऐसे ही यहाँ पर आप लोकेशंस बता देना, कि कब से थोड़े बहुत तो बता देना कि भाई ये एग्वलहास है, मोजाम्बिक है, ब्राजील है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, क्रोसियो है, नॉर्वेनियन है, अलास्का है, ये सब क्या है, ये हॉट वाटर करंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोल्ड वाटर करंट जो है आप लोगों के ब्लू वाले हैं, जैसे लेब्राडोर करंट, ये मिल गया आप लोगों को लेब्राडोर करंट, ठीक है, ये लेब्राडोर करंट हो गया, ठीक है। ओआसो वाला करंट हो गया, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, यहाँ पर जो है कैनरी हो गया। थोड़े बहुत, जाना नहीं, आप लोगों को एग्जाम के अंदर इतना नहीं लिख के आना है, ठीक है, फैक्ट इतना नहीं लिखना है। देखो जैसा रहे जरा, ब्राजीलियन, वेंजुएला, लेब्राडोर करंट, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो आ रही है, कैनरी आ रहा है, ये अपना जो रेड दिखाई दे रहा है ना, ये सब हॉट है, ये जो ब्लू दिखाई दे रहे हैं वो सब आप लोगों के कोल्ड करंट्स है। आगे बात समझ में, है ना। आगे बढ़े अपन लोग, क्योंकि इसी पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि जरूरी था ओशन करंट्स वाला, है ना। नेक्स्ट, विंड एंड मिक्सिंग क्या है, विंड और मिक्सिंग के कारण भी क्या होता है आप लोगों का टेम्परेचर होता है। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू ओशन वाटर, क्या होता है, लैंड से ओशन वाटर की तरफ अगर कोई विंड आ रही होगी तो क्या करेगी, ये क्या करेगी, वाटर ड्राइव वार्म सरफेस वाटर ऑलवेज फ्रॉम द कोस्ट दैट लीड्स टू द upwelling of the cold water, wind blowing from the land to the ocean water drive warm surface water, क्या करेगा ये, क्योंकि ये गर्म है तो ये क्या करेगा, वार्म सरफेस वाटर को ये क्या करेगा, ड्राइव कर देगा, इधर की तरफ चली जाएगी ये वार्म, है ना। तो अब यहाँ पर तो खाली हो गया इलाका, जब खाली हो गया इलाका तो नीचे क्या है, ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी क्या हो जाएगा, इस जगह को भरने की कोशिश करेगा, तो ऊपर की तरफ ये आएगा, तो इसीलिए ये अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, बॉटम वाटर फ्रॉम दी ब्लो। ये क्या कर रहा है, आप लोगों का लॉन्जिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। तो मतलब वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है ना, वो लॉन्जिट्यूडनल था, ये लॉन्जिट्यूडनल हो गया, तो मतलब ये वर्टिकल मूवमेंट करवा रहा है आप लोगों का ओशन करंट का। आगे बात समझ में। तो स्ट्रॉन्ग विंड से क्या होगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टर्बुलेंस को, तो जिससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पहले जो था इसने क्या कर दिया, एकदम से तेज हवा आई इसको भगा के ले गई, तो ऑब्वियस सी बात है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही काल्म कंडीशन अगर बोलूंगा तो इनहांस सरफेस वार्मिंग, तो ये क्या करेगा, सरफेस वार्मिंग को क्या करेगा, इनहांस करेगा। तो लिंक अगर करें तो ट्रेड विंड जो है वो क्या करेगी, अपवेलिंग करती है, जिससे आप लोगों का सी सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो लो हो जाएगा, है ना। तो देखो इक्वेटोरियल रीजन पे आप लोगों क्या चलती हैं, ट्रेड विंड चलती हैं, तो ट्रेड विंड इसको भगा के ले जाती हैं, तो इसीलिए नीचे का पानी जो होगा अपवेलिंग होगा, जिसके कारण आप लोगों का सी सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो आप लोगों के जो इक्वेटोरियल इलाका है वहां पर तो पानी उबल रहा होता है कि नहीं है। तो ये वाली बात है, ये विंड बहुत अच्छा प्ले करती है इसमें रोल। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द वाटर बॉडी। भाई कैसी वाटर बॉडी है, एक ओपन ओशन वाली बात आ गई। तो अगर ओपन ओशन हुआ तो यहां पर आप लोगों को मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और अगर इनक्लोज्ड या सेमी इनक्लोज्ड सी हुआ, है ना,
चाहे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास क्या होगा, मेरे पास लैंड एरिया होगा। जब लैंड एरिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। द रीजन इज कि अपन लोगों का अगर ओपन ओशन होगा तो यहाँ का अगर कोल्ड वाटर होगा, यहाँ पर मेरा हॉट वाटर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ओशन सर्कुलेट होगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। मैं भी बताऊंगा आपको ओशन सर्कुलेशन के बारे में। तो चाहे तो क्या होगा यहाँ पर, वो मेरा टेम्परेचर जो होगा ना वो मॉडरेट रहेगा। लेकिन अगर एक इनक्लोज्ड एरिया है तो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, साथ में मेरा लैंड से भी जो लैंड का भी जो इम्पैक्ट पड़ रहा था उसके कारण भी ये हॉट हो रहा है। तो इसको इतना ज्यादा समय ही नहीं मिला कि ये इतना ज्यादा इसको कोल्ड को हॉट में और हॉट को कोल्ड में लेके आ पाए, इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में। तो जो लोअर लैटिट्यूड होते हैं ना, लोअर लैटिट्यूड होंगे ना, वो क्या होते हैं, वो द इनक्लोज्ड सी जो है रिलेटिवली हायर टेम्परेचर होता है देन दी ओपन सी। तो लोअर लैटिट्यूड मतलब अपना क्या वाली बात हो गई, ट्रॉपिक्स के पास वाली बात हो गई। तो वहां पर अगर जहां पर आप लोगों के इनक्लोज्ड सी जो होंगे ना, वहां पर आप लोगों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, और जहां पर आप लोगों का ओपन सी होंगे वहां पर टेम्परेचर कम होगा। आ गई बात समझ में। तो इन द हायर लैटिट्यूड द इनक्लोज्ड सी हैज लोअर टेम्परेचर देन द ओपन और सराउंडिंग सी, है ना। तो जो हायर लैटिट्यूड पर जो होंगे वो इनक्लोज्ड सी जो है वहां पर लो टेम्परेचर देखने को मिलता है ओपन या सराउंडिंग सी के मुकाबले। आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी एक अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इनमें टेम्परेचर अच्छा खासा हाई होता है ना। मेडिटेरेनियन सी क्या है, एक इनक्लोज्ड वाली बात हो गई ना, रेड सी भी जो है सेमी क्लोज्ड वाली बात हो गई। आ गई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर। देखो अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि बहुत लंबा खींच रहा है, तो भाई अपन लोगों को एक ही मैं वीडियो में ये कंप्लीट मैं कराने वाला हूं, इसीलिए ये लग रहा है। ठीक है, अपन लोग करते हैं। बस दो ही चीज बची है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आ गई बात समझ में। तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो अब देखो पहले फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग चाहे एग्जाम में लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन समझ लो इस चीज को। एवरेज टेम्परेचर जो है ना, एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है ना, वो ट्रॉपिकल वाटर का कितना है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है ट्रॉपिकल वाटर का। द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ क्या होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है टेम्परेचर का। आ गई बात समझ में। नाउ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। तो देखो अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे, और उसकी रेट जो होगी वो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड होता है। आई बात समझ में, है ना। अब मैं भी बताऊंगा ये 25 क्यों लिखा है, 28 क्यों लिखा है, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस इन द 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लगभग कितना टेम्परेचर है मेरा, 22 डिग्री लैटिट्यूड टेम्परेचर है। ठीक है, 20 डिग्री पर। द एवरेज टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस इन 40 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो 40 डिग्री लैटिट्यूड है वहां पर मेरा कितना है, 14 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा टेम्परेचर घट गया, है ना। नाउ द 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, पोल पर। पोल पर तो हमेशा 0 डिग्री ही रहता है एवरेज। तो ये वाली चीज हो गई। अब देखो अगर आप लोगों को डायग्राम बना के आना, तो ये डायग्राम बना के आना। नॉर्मली देखो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे ट्रॉपिक्स हो गए, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक हो गया, ये ट्रॉपिक्स हो गई। तो देखो यहां पर टेम्परेचर जो मेरा है वो मेरा लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है, जो मार्च में आप लोगों को देखने को मिलता है। जब आप ऊपर जाओगे, ट्रॉपिक्स के ऊपर जाओगे, तो आप लोगों को 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा समर के अंदर, है ना। विंटर की बात नहीं कर रहा हूं, समर के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। और ये जो मार्च में है 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा इक्वेटर पे। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो ओवर हेड हो रहा है, यहाँ पर तो ओवर हेड हो रहा है सन, फिर ये इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों हो गया, इसका इतना टेम्परेचर इससे कम क्यों हो गया, है ना। रीजन आगे बताऊंगा, है ना। आप लोग छोड़ दोगे, आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्लिक वेट करना पड़ता है, मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आप पोल के पास में देखो टेम्परेचर कितना घट गया, तो 1.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप लोगों का टेम्परेचर हो गया। आ गई बात समझ में, है ना। अब देखो द हाइएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। क्यों अपन इसको हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं हो रहा, क्यों, रीजन देखो उसका समझो। द फॉलोइंग कुछ रीजन है। पहली बात, यहाँ पर डेंस क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है इन द इक्वेटोरियल रीजन, जो कि रिड्यूस करता है
सन्स हीट, है ना। आप लोगों को पता होगा कि जो मेरा इक्वेटर होता है, मैं जब आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी बताया था उस टाइम पे भी बताया था कि जब मेरा ओवरहेड जब यहाँ पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरा क्या होंगी, कंडेंसेशन बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर मेरा क्या होगा, बादल बहुत ज्यादा होंगे। जब बादल छा जाएंगे तो क्या सन की हीट यहाँ पर पहुंच पाएगी, तो नहीं पहुंच पाएगी ना। तो ये एक रीजन है कि भाई यहाँ पर सन की हीट डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यहाँ पर डेंस क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी चीज, इक्वेटर गेट्स कन्वेक्शन रेनफॉल ऑल ओवर द ईयर, पूरी साल जो होती है यहाँ पर बारिश ही होती रहती है। हेंस इंक्रीज द फ्रेश वाटर इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का इक्वेटोरियल रीजन में जो होता है फ्रेश वाटर जो होता है बढ़ता चला जाता है। एज फ्रेश वाटर हैज रिलेटिवली कूलर देन दी सॉल्ट वाटर, तो रिलेटिवली अगर फ्रेश वाटर की बात करोगे तो सॉल्ट वाटर से थोड़ा सा ठंडा होता है। तीसरी चीज, इक्वेटोरियल रिवर्स सच एज अमेजन एंड अफ्रीकन रिवर्स एड ह्यूज फ्रेश वाटर टू द ओशन। बारिश से भी इसके अंदर फ्रेश वाटर आ रहा है और आप लोगों का रिवर के थ्रू भी इसके अंदर क्या आ रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण मेरा जो इक्वेटोरियल रीजन का जो वाटर का जो टेम्परेचर है ना वो हाईएस्ट नहीं है। याद रखना ये चीज, है ना, ये चीज पूछ भी लेते हैं, इसको इंपोर्टेंट मान लो। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलता है, लगभग 10 डिग्री के आसपास, है ना। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ओशन हैज रिलेटिवली मोर टेम्परेचर देन द सदर्न ओशन वाटर एज द लैंड इज मोर एक्सटेंसिवली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया था कि लैंड अगर होगा तो आप लोगों का टेम्परेचर हाई होगा, इसीलिए जो नॉर्दर्न ओशन जो होता है ना वहां पर आप लोगों का टेम्परेचर हायर होता है एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। आ गई बात समझ में, है ना। तो देखो ये तो मैंने आप लोगों को वैसे बताया था जनरल स्टडीज टाइप, जीएस का टाइप का अगर आपको आंसर लिखना है, लेकिन आप लोगों को अगर उसमें लिखना है तो कैसे करोगे, सी सरफेस टेम्परेचर फॉलोज लैटिट्यूडनल बेल्ट। भाई ये मॉडिफाई करता है करंट्स को, कॉन्टिनेंटल मार्जिन को और अपवेलिंग को। अपवेलिंग क्या होता है भाई, नीचे से ऊपर उठना, है ना। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ओशन करंट्स और अपवेलिंग, इन सब चीजों को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। आगे बात समझ में। तो देखो इक्वेटोरियल रीजन क्या है, पहली बात है इक्वेटोरियल रीजन, तो अपन लोग हर चीज के रीजन के बारे में लिखेंगे। इक्वेटोरियल रीजन कौन से होगा, ये वाले इक्वेटर वाले और ट्रॉपिक्स के बीच वाले। तो इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में, बट ईस्टर्न मार्जिन जो है वो कूलर ड्यू टू द अपवेलिंग। जो अभी भी कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न मार्जिन होगा, हमेशा कॉन्टिनेंट के बाद जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो ज्यादातर जो ईस्टर्न मार्जिन जो होते हैं ना वो ज्यादातर क्या होते हैं आप लोगों के ठंडे होते हैं, क्योंकि ये अपवेलिंग हो रही होती है, यहाँ पर नीचे से पानी ऊपर आ रहा होता है। एग्जाम्पल ईस्टर्न पैसिफिक कोल्ड टोंग, है ना। तो ईस्टर्न पैसिफिक का कोल्ड टोंग जो हो रहा है ना आप लोगों का, वो हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये चीज लिख के आना वहां पर, ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने छुड़वा दिया, ठीक है, ये चीज लिख के आना, ये 4 लाइन बहुत है आप लोगों की। ऐसे ही दूसरा बेल्ट है सब ट्रॉपिकल बेल्ट। सब ट्रॉपिकल बेल्ट का मतलब हो गया ये वाला बेल्ट, है ना, ये वाला बेल्ट। अगली बात समझ में। तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट, तो यहाँ पर क्या इसकी क्या वो है, वार्म सरफेस वाटर देखने को मिलेगा, हाई इवेपोरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है और स्टेबल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। हाई इवेपोरेशन क्यों देखने को मिलता है भाई, अपना सन के कारण, है ना। तो वही वाली बात हो गई। तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर हाई इवेपोरेशन होता है, वार्म सरफेस वाटर होता है, वार्म होता है बिल्कुल वो नहीं है ना साथ में, तो ऑब्वियस ये बात है। और साथ में आप लोगों का स्टेबल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ मिड लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं, मिड लैटिट्यूड मतलब ये वाली यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पे ना ये थोड़ा सा डायग्राम छोटा बनाया हुआ है, ये हो गया, ठीक है, ये तो मेरा वो हो गए थे ये वाले। अब मिड लैटिट्यूड मतलब ये, मतलब लगभग 23 मतलब 30 से लेके 60 के आसपास, ठीक है, 0 से लेके 30 तक। तो ये चीज मैंने बात बोली इक्वेटोरियल रीजन, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, है ना। तो ये क्या हो गई मेरी वाली बात हो गई। अब मिड लैटिट्यूड मतलब 30 से 60, 30 से 60, तो ये लगभग ये मेरा 10 से 30 डिग्री के आसपास हो गई लगभग लैटिट्यूड में, नॉर्थ और साउथ दोनों की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही इसमें 60 से 90 के आसपास हो गई, नहीं 30 से 60 के आसपास हो गई, है ना, मिड लैटिट्यूड। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है यहाँ पर। क्यों भाई, ओवरहेड पर तो बहुत ज्यादा जाता है ना भाई, मेरा सूरज पूरी तरह शिफ्ट कर जाएगा उधर की तरफ, तो ऊपर तो बहुत ज्यादा वो होगी ना। वेस्टर्न मार्जिन जो होगी यहाँ पर वार्म होती है, ठीक है, उसमें क्या था, ईस्टर्न मार्जिन जो थी वो कोल्डर थी। ऐसे इसके अंदर जो होगी मेरी वेस्टर्न मार्जिन जो होगी वो वार्म होगी देन दी ईस्टर्न मार्जिन।
वही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों का इक्वेटोरियल रीजन में लिखा था, वही चीज है, बट क्या करोगे आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है, मिड लैटिट्यूड में ही। बस इसमें क्या बोला, वेस्टर्न मार्जिन जो है वो गर्म होती है, ठीक है, इसमें ही मैंने वही चीज बोली। ईस्टर्न मार्जिन जो होती है वो कूलर होती है, इसका मतलब वेस्टर्न मार्जिन गर्म होगी, हमेशा वेस्टर्न साइड जो होगी वो गर्म होगी, याद रखना। एग्जाम्पल वेस्टर्न यूरोप वर्सेस लेब्राडोर कोस्ट, तो वेस्टर्न यूरोप मतलब ये वाली चीज हो गई, तो यूरोप का वेस्टर्न साइड जो हो गया वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, जो देखो दिखाई दे रहा है ना। और लेब्राडोर कोस्ट ये वाला इलाका हो गया, लेब्राडोर करंट आ रहा है तो ये ठंडा है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो ईस्टर्न हमेशा ठंडा रहेगा, वेस्टर्न हमेशा गर्म रहेगा इस चीज में, है ना, मोटा मोटा ये देखने को मिला है, हमेशा वाली बात है। अब ये बात समझ में है ना। अब पोलर रीजन मतलब ऊपर कहां से, 60 से लेके 90 डिग्री के आसपास, या फिर देखा ही जाए तो पूरा 90 के ही आसपास, तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो नियर फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा, और आइस कवर रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन, है ना, तो आइस कवर जो है वो रिड्यूस करेगा एब्जॉर्प्शन को। आगे बात समझ में है ना। नाउ डायग्राम अगर बनाए तो इक्वेटर जो होता है, तो वहां पर आप लोगों को हाई सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है। मिड लैटिट्यूड जो है वहां पर आप लोगों को मॉडरेट सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है। पोल वहां पर आप लोगों को लो सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में है ना। वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं अभी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर स्टार्ट करें अपन लोग। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, देखो हॉरिजॉन्टल में क्या था, आप लोगों का सिर्फ सरफेस के ऊपर बात हो रही थी कि यहाँ पर अगर गर्म होगा ठंडा होगा क्या क्या चीजें हैं वो चीज हो रही थी। लेकिन दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर कैन बी शोन इन दी टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल। किसमें दिखा सकते हो आप लोग, टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल में दिखा सकते हो। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 3 लेयर्स इन द लोअर एंड मिडल लैटिट्यूड। इसको अपन लोग 3 लेयर के अंदर अपन लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं लोअर और मिडिल लैटिट्यूड के अंदर। पहली लेयर क्या होगी, वो टॉप लेयर होगी जो कि आप लोगों की लगभग 500 मीटर की डेप्थ तक होगी, है ना। देखो ये सीधी सीधी बात है, ये रहा, ठीक है, ये मेरा ओशन है, ये बिल्कुल तल मान लो, तो लगभग 500 मीटर जो इलाका होगा ना वो पहली लेयर होगी। दूसरी लेयर जो होगी ना वो 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक होगी। कहां तक होगी, 1 किलोमीटर तक, अप टू 1 किलोमीटर, है ना, ये दूसरी लेयर हो गई। और तीसरी लेयर जो होगी वो मेरी कहां से कहां तक होगी, 1 किलोमीटर से नीचे तक, है ना, तो ये लगभग मेरी 1 किलोमीटर से नीचे तक मेरी तीसरी लेयर होगी। तो इन तीनों चीजों पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो थोड़ा सा अलग अलग होगा। जैसे एवरेज टेम्परेचर एक्सपीरियंस, जो देखो पहली लेयर जो हो गई, यहां पर एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। कितना होगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल द टाइम इन द ट्रॉपिकल वाटर बट इन द मिडिल लैटिट्यूड। क्या हो गया, ये प्रेजेंट्स करेगा ऑल द टाइम इन द ट्रॉपिकल वाटर बट इन द मिडिल लैटिट्यूड, है ना। इट इज प्रेजेंट इन द समर सीजन ओनली। तो ये कहां है भाई, हमेशा जो अपना मिडिल लैटिट्यूड होगा ना वो उस टाइम पे ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा। लेकिन समर सीजन में कहां पर होगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर जो है ना वो हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन मिडिल लैटिट्यूड पर केवल तब आएगा जब आप लोगों का समर सीजन होगा, है ना। विंटर में ये चीज नहीं होती है, ये वाली लेयर। आई बात समझ में, है ना, तो ठंडा रहता है, ठीक है। सेकेंड लेयर या फिर थर्मोक्लाइन लेयर जो इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, ये आप लोगों की 500 मीटर से 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर के आसपास होती है। इसको हम लोग थर्मोक्लाइन लेयर भी बोल सकते हैं। और ये कैरेक्टराइज की जाती है किसके द्वारा, रैपिड डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज डेप्थ। यहां पर क्या होगा, आप लोगों का टेम्परेचर वैसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो आधा किलोमीटर की जो लेयर है आप लोगों की, है ना, 500 मीटर के बाद जो है ना, यहाँ पर एकदम से जो आपको टेम्परेचर जो होगा ना वो डिक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, एकदम से टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो ये वाली इसकी खासियत होती है। तीसरा है थर्ड लेयर, क्या है इसके अंदर, ये अपना 1 किलोमीटर के आसपास से बिल्कुल बॉटम तक जाती है। इट इज बिलो दी थर्मोक्लाइन लेयर, जो बिल्कुल थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे है। एक्सटेंड अप टू द बॉटम ऑफ द ओशन, ये क्या आ रहा है, बिल्कुल ओशन के बॉटम तक जाता है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज वेरी लो। जो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो बहुत कम स्पीड से आप लोगों का कम गिरता है विद द इंक्रीज इन द डेप्थ, ठीक है। द टेम्परेचर इज वेरी क्लोज टू द 0 डिग्री इन द
आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल पे तो ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। तो देखो थर्मोक्लाइन का मैंने ये पूरा इंटरनेट से लिया है, ये भी मैंने इंटरनेट से लिया है। मैं यहाँ पर कोई क्लेम नहीं करूंगा, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, मेरे को इंटरनेट पे मिला, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसके अंदर। आई बात समझ में? तो देखो लगभग 500 मीटर ये वाला इलाका हो गया। तो ठीक है, ये वाला हो गया अपना एपीप्लेजिक जोन। ठीक है, इसके बाद 1 किलोमीटर के आसपास, है ना, 1 किलोमीटर के आसपास ये हो गया थर्मोक्लाइन। तो देखो एकदम से टेम्परेचर कितनी जल्दी से गिरा, या 13 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पर, तो एकदम से गिर के ये 4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया एकदम से, है ना। तो कितनी जल्दी गिर गया। इसके बाद जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, वो धीमे धीमे होगा, ये डीप वाटर हो जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर टेम्परेचर की जो गिरने की स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए देखो यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, लगभग 24 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो ये ऊपर वाला इलाका तो 500 मीटर वाला हो गया। तो इसके बाद आप लोगों का थर्मोक्लाइन देखने को मिला। टेम्परेचर देखो ये इतना ही था, है ना। इसके बाद से टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, ये दिख रहा है एकदम से, जैसे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ यहाँ तक, फिर इसके बाद से जो है नीचे 1 किलोमीटर के बाद से टेम्परेचर गिरने की स्पीड एकदम से कम नहीं होगी, ऐसे नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, टेम्परेचर गिर नहीं रहा है, धीरे 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 उतना ही रह रहा है, देखो, है ना। तो डेप्थ के साथ जो है टेम्परेचर जो है वो आप लोगों का ऑब्वियसली बात है कम होता जा रहा है ना। आगे बात समझ में, है ना। स्पीड थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट अगर मैं बात करूं, कंसेप्चुअल बेस बात करूं उस चीज का, वर्टिकल वाले का, तो टेम्परेचर ये आप लोगों का एग्जाम पॉइंट्स है, ये एग्जाम में ये वाली लैंग्वेज लिख के आनी है। टेम्परेचर डिक्रीज विथ डेप्थ ड्यू टू द रिड्यूस्ड सोलर पेनिट्रेशन। क्यों भाई टेम्परेचर क्यों रिड्यूस हो रहा है एकदम से डेप्थ के साथ, क्योंकि आप लोगों का सोलर रेडिएशन कितना जाएगा भाई, जाना से ज्यादा 500 मीटर 300 मीटर, उससे ज्यादा नीचे थोड़ी जाएगा, है ना। तो मतलब सोलर की जो रेज होंगी वो कितनी नीचे तक जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज मिक्सिंग बहुत कम हो जाती है, और अगली चीज डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, है ना, डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसके कारण आप लोगों का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा डेप्थ के साथ। नाउ सरफेस्ड मिक्स्ड लेयर, सरफेस मिक्स्ड लेयर का मतलब हो गया, सरफेस मिक्स्ड लेयर पहली बार, अब देखो एक एक से अलग अलग बताइए ना। तो देखो पहली जो लेयर है वो सरफेस मिक्स्ड लेयर है, जो 500 मीटर जो बोल रहा था, लगभग मैं इसको बोल सकता हूँ सरफेस मिक्स्ड। एक और लेयर है साथ में, 0 से 100 मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या है ना, आजकल ऑफिशियल जो साइट्स है ना, मैं बात करूं ऑफिशियल साइट्स ऑफ ऑफिशियल डाटा, ये 500 मीटर ना बोलते हुए ये 100 मीटर ही बोलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो 500 मीटर आप लोगों को ना बुक्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑफिशियल जितना भी डाटा देखोगे ना, वहां पर 100 मीटर की लेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को यूनिफॉर्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जो मैंने आप लोगों को अभी बात करी थी। फिर स्ट्रॉन्ग विंड मिक्सिंग होती है, क्यों भाई ऊपर का पानी ऐसे ऐसे होता जाता है ना, तो स्ट्रॉन्ग विंड मिक्सिंग होती है। डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सरफेस मिक्स्ड लेयर है। इंपोर्टेंस, ये कंट्रोल करता है वेदर ओशन इंटरेक्शन को, है ना। तो ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंस है इसका। आगे बात समझ में, है ना। नेक्स्ट थर्मोक्लाइन, दूसरे ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक जोन है यहाँ पर रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद डेप्थ, सेपरेटिंग वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम द कोल्ड डीप वाटर। कोल्ड डीप वाटर के साथ ये सेपरेट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग जो है ये ट्रॉपिक्स में स्ट्रॉन्ग होता है, परमानेंट थर्मोक्लाइन देखने को मिलती है, सीजनल है मिडिल लैटिट्यूड के अंदर, वही वाली बात मैंने बोली, और एब्सेंट है पोलर रीजन के अंदर। पोलर रीजन के अंदर तो होता ही नहीं है, तो हमेशा ही आप लोगों का ट्रॉपिक्स में यहाँ देखने को मिलता है, और आप लोगों का मिडिल लैटिट्यूड के अंदर सीजन में होता है। जब भी आप लोगों का समर सीजन होगा खासकर, तब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और पोलर पे तो है ही नहीं, क्योंकि भाई वहां पर टेम्परेचर इतना होता ही नहीं है। एग्जाम में क्या लिखोगे, होगा कि थर्मोक्लाइन एक्ट एज दी थर्मल बैरियर रिस्ट्रिक्टिंग वर्टिकल मिक्सिंग। तो ये क्या होता है, एकदम से क्या हो गया, आप लोगों का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। जब एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो आप लोगों का क्या होगा, थर्मल जो आप लोगों का वर्टिकल मिक्सिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी इस इलाके में। जब वर्टिकल मिक्सिंग रुक जाएगी तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, तो बस वही वाली बात हो गई। आ गई बात समझ में, थर्मोक्लाइन वाली बात, है ना। नेक्स्ट डीप ओशन लेयर। डीप ओशन लेयर मतलब जो 1 किलोमीटर के भी नीचे होगी। तो 1 किलोमीटर के नीचे वाली लेयर, जहां पर आप लोगों का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ लैटिट्यूड होगा। भाई इस पर एक बात बताओ, मेरा चाहे ट्रॉपिक्स हो चाहे कुछ भी हो, मेरा सन रे इससे नीचे जा ही नहीं रही है, तो क्या मतलब बन रहा है इससे कि 1 किलोमीटर के बाद तो आप लोगों की सन नीचे जा ही नहीं रही है,
तो ये ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड पर डिपेंड ही नहीं करता है। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डीप ओशन लेयर जो है वो इंडिपेंडेंट है लैटिट्यूड से। ठीक है, टेम्परेचर जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म देखने को मिलता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डीप वाटर फॉर्म हो रहा है पोलर रीजन के अंदर। आ गई बात समझ में? है ना, डीप वाटर जो होते हैं वो हमेशा पोलर रीजन के अंदर ही फॉर्म होते हैं, है ना। तो डायग्राम आप क्या बना के आओगे, सरफेस मिक्स्ड लेयर है ये वाली, है ना। ये कितनी है, लगभग 100 मीटर के आसपास। क्या है ये, 100 मीटर के आसपास। ये आप लोगों का 1000 मीटर के आसपास। फिर ये आप लोगों का डीप वाटर जो थर्मोक्लाइन है। अगर आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर का भी बनाना है तो यहाँ पर टेम्परेचर दिखाना इस तरीके से, मेरा टेम्परेचर सॉरी यहाँ पे ये चल रहा है, इस तरह से मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। आ गई बात समझ में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट है ये और जाना नहीं है, आप लोग जाना वो मन लगा। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर। लैटिट्यूडनल वेरिएशन क्या होता है वर्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर? तो भाई अगर रीजन की बात करूंगा, ट्रॉपिक्स की मैं अगर बात करी तो थर्मोक्लाइन जो होगा वो परमानेंट होगा, है ना। मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है सन जो होता है ना वो हमेशा रहता है। ट्रॉपिक्स के ऊपर सन हमेशा रहेगा ओवरहेड, लेकिन मिड लैटिट्यूड के ऊपर सन जो होगा, क्योंकि मान लो आप लोगों का सदर्न हेमिस्फीयर में आया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो मिड लैटिट्यूड होगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर आप लोगों का रोशनी नहीं जाएगी डायरेक्ट। तो ऑब्वियस सी रोशनी नहीं बोल सकता मैं, इसका सीधी सीधी बात है, सन रे नहीं जाएगी, है ना। या फिर मैं बोलूं क्या बोल सकते हैं उसको, मैं रे जो है आप लोगों की यहाँ पर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर यहाँ पर के डीप डेप्थ की बात क्या हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर सीजनल होगा। पोलर में तो होता ही नहीं है, तो एब्सेंट हो गया ये चीज। आ गई बात समझ में, है ना। तो आज अपन यहीं तक करते हैं इसको, फिर अपन लोग कल सैलिनिटी देखेंगे। होमवर्क में आप लोगों का आज सिर्फ यही काम है कि आप लोग इसमें फ्लो चार्ट्स बनाओ। मैंने फ्लो चार्ट्स बहुत कम बनाए, यहाँ पर एक आधी बनाया है। और डायग्राम अच्छी तरीके से करो। मैंने आप लोगों को हैंड रिटन डायग्राम दिखाए हैं, जितने भी इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ वो आप लोग अपने नोट्स में बनाते जाएं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो टेम्परेचर तो हो ही गया आज, सैलिनिटी ऑफ ओशन और डेंसिटी ऑफ ओशन से रिलेटेड ये चीजें आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक मेरा पूरा सेम ही है, बस दूसरा वीडियो में बना रहा हूँ सैलिनिटी ऑफ ओशन के ऊपर, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की तरह कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ, कई लोग ये बोल रहे होंगे कि अरे सर अब तो क्वेश्चन पूछते नहीं है, क्यों आप ये करा रहे? भाई बेस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये बात नहीं है कि पता होना चाहिए जो दूसरे टीचर्स बोलते हैं, नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा पता होना चाहिए, लेकिन आगे का समझने के लिए अगर आप लोगों को ये नहीं आएगा तो आगे आप लोग कैसे आंसर लिखोगे। तो इसीलिए मैं ये चीज कराऊंगा। तो पता होना चाहिए भाई, ये वाली बात नहीं है, इसका यूज है आप लोगों का एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं एक चीज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 1% भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों की प्रिपरेशन में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।